नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज मंथन में हम बड़े भाई साहब पाठ पढ़ने वाले हैं, जो कक्षा 10वीं के कोर्स में सम्मिलित है। इस पाठ के नाम से ही हमें पता चलता है कि हम किसी एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो किसी का बड़ा भाई है। ओके, तो बड़े भाई साहब को प्रेमचंद ने लिखा है। अब इस पाठ को आपके सिलेबस में रखने के पीछे एक उद्देश्य ये हो सकता है कि आज कहीं ना कहीं हम अपने नैतिक मूल्य और जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये पाठ हमें बताएगा कि किस प्रकार जो घर के बड़े होते हैं या समाज में जिनका स्थान बहुत सम्मानित होता है, यदि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें तो आगे आने वाली पीढ़ी भी उनका अनुसरण करके उन्हें फॉलो करके सही कार्य करेगी। आजकल एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि सभी माता पिता को ये लगता है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। नॉट ओनली फुल्ली बट एटलीस्ट सम परसेंटेज वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और वो इसलिए कि हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को जो कहें वो उसे करें, वो हमें फॉलो करें, हमने जो कहा है। लेकिन बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं। बच्चे हम वो करते हैं जो हम खुद कर रहे हों। यानी कि हम जैसा कर रहे हैं बच्चे उसे देख करके सीखते हैं। तो जब हम स्वयं ही सही नहीं है तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे कह सकते हैं कि तुम ये करो। इस पाठ के माध्यम से प्रेमचंद ने यही बताने का प्रयास किया है कि बड़ा भाई जो है वो अपने आप को उस तरीके से ढाल रहा है जैसा वो अपने छोटे भाई को देखना चाहता है। अर्थात वो अपने छोटे भाई के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता है, एक आदर्श बनना चाहता है, ताकि उसका जो छोटा भाई है वो आगे चल करके बहुत अच्छा जीवन जिए। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक प्रेमचंद हैं। और प्रेमचंद जो हैं उन्हें कहानी का सम्राट कहा जाता है। तो उन्होंने इतनी सारी कहानियाँ लिखी हैं कि आई थिंक सबसे अधिक कहानियाँ उन्होंने ही लिखी हैं हिंदी साहित्य जगत में। तो वो सिर्फ एक लेखक नहीं, एक दृष्टा है। जो उनका एक दृष्टिकोण है भारत को देखने का अपनी तरह से, क्योंकि उन्होंने भारत को जिया है। ये जो कहानी है उसके माध्यम से वो भारत में जो उस समय बोलिए या आज के समय भी ये एप्लीकेबल है कि नैतिक मूल्य जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो उन्होंने दो भाइयों के रिश्तों को हमारे सामने रखा है। और उसके माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि नैतिक जिम्मेदारी बड़ों की होती है, क्योंकि बच्चे या छोटे जो हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका पीछे जो भी छोटा भाई बहन या आपसे रिश्ते में जो भी छोटा है वो आपको ही फॉलो करेगा। तो नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। उस नैतिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए, पूर्ण करने के लिए बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए रोल मॉडल बनने के लिए, आदर्श बनने के लिए कौन कौन सी कुर्बानियां देता है, ये हम इस पाठ में देखेंगे। तो हमें ये पता चलता है कि भारत के लोगों में कितना नैतिक मूल्य हुआ करता था और है भी आज के समय में। भले ही वो कुछ मायनों में कम हो चुका है, लेकिन फिर भी इस पाठ के माध्यम से हम उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस कहानी को हम इन शॉर्ट समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहानी तो काफ़ी बड़ी है। हम इसे बहुत छोटे में समझने की कोशिश करेंगे। कहानी लिखी गई है आत्मकथात्मक शैली में, जिसमें दो भाइयों की कहानी है। दोनों के बीच के रिश्ते, दोनों के बीच का इमोशनल अटैचमेंट कैसा है, भावनाओं का जो कहा जाए कि एक्सचेंज जो कर रहे हैं वो कैसा है, वो हम इस पाठ में देखेंगे। तो शुरुआत होती है कि दो भाई हैं और दोनों भाइयों के बीच जो उम्र का अंतर है वो है 5 साल का। लेकिन वो जिस कक्षा में पढ़ते हैं उसका अंतर है 3 साल का। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि जो बड़े भाई और छोटे भाई में जो 5 साल का अंतर 3 साल का रह गया कक्षाओं में, तो बड़े भाई जो है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं। उस समय की सामाजिक व्यवस्था को अगर हम देखें तो हमें इस कथन से पता चलता है कि छोटा भाई यहाँ पर अग्री करता है कि बड़ा भाई जो है चाहे मुझसे कितना भी कक्षा में हमारे बीच अंतर कम हो गया हो, लेकिन उन्हें मुझे डांटने का, मुझे डपटने का, मुझे शिक्षा देने का जो अधिकार है वो जन्म सिद्ध अधिकार है। उनको ये बर्थ राइट है। बाय द बर्थ ही इज हैविंग राइट टू स्कोल्ड मी, टू जस्ट कीप आई ऑन मी। प्रेमचंद अपने बड़े भाई, अगर हम कहें अपने बड़े भाई की चरित्र की कुछ विशेषताएं यहाँ पर हमारे सामने बताते हैं कि उनके बड़े भाई साहब जो है बड़े अध्ययनशील हैं। अध्ययनशील का मतलब है कि बड़े पढ़ाकू हैं, स्टूडियस हैं, कि जब देखो पुस्तक खोलकर बैठे रहते हैं। अब पुस्तक को खोलकर बैठे रहने का मतलब ये तो नहीं है कि आप पढ़ ही रहे हैं, करेक्ट।
तो यहाँ पर वो दिन भर पुस्तक खोलकर बैठे रहते हैं और अगर कभी-कभी भाई दिमाग को आराम देने के लिए वो हाशिए पर मतलब मार्जिन में बुक्स की नोटबुक्स की मार्जिन में वो कुछ चित्र बनाते हैं, कुछ शब्द लिखते हैं, कुछ शायरियाँ लिखते हैं। कभी-कभी छोटा भाई जो है अपने भाई साहब की पुस्तकों को पलट कर देखता है और उनको समझने का प्रयास करता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसका कोई अर्थ है ही नहीं। किंतु फिर भी वो अपने बड़े भाई की इतनी इज्जत करता है कि उसे लगता है कि ये समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं उनके स्तर तक नहीं पहुंचा हूं। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं कि उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात होगी। एक और जहां वो ये बताते हैं कि उनके बड़े भाई बड़े अध्ययनशील स्टूडियस हैं, दूसरी ओर वो अपने बारे में बताते हैं कि मेरा मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता है और हम दोनों भाई हॉस्टल में रहते हैं। तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं हॉस्टल के कमरे को छोड़कर बाहर आता हूँ और दिन भर मैदान में खेलता कूदता रहता हूँ। बहुत सी बातें बताई हैं कि कंकरियाँ उछालना और कि तितलियाँ उड़ाना, एज बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसा करता रहा। और जब खेल कूद कर अपने कमरे में आते तो वो डर डर कर अपने कमरे में पहुँचते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अब बड़े भाई साहब मुझे डांटेंगे। ठीक है, इसीलिए बहुत से मुहावरों के दौरान उन्होंने बताया कि मेरे प्राण सूख जाते उनका रुद्र रूप देख करके। तो क्यों? क्योंकि बड़ा भाई साहब उनसे पहला सवाल करता कहाँ थे और क्यों गए थे भाई, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे। ठीक है, इस तरीके से बड़े भाई जो उनको बहुत डांटा करते थे। और बड़े भाई साहब एक चीज में बहुत निपुण थे, वो थे उपदेश देने की कला में। तो जब भी छोटा भाई हॉस्टल में घुसता कि भाई खेल कूद कर, तो बड़े भाई उनको लेक्चर देने लगते, उपदेश देने लगते। तो वो कहते थे भाई अगर इसी तरह तुम पढ़ाई करोगे तो तुमने पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी उस समय ये फॉरेन लैंग्वेज थी और उससे समझना भाई हमारी मदर टंग तो है नहीं, तो दिक्कत होती थी। तो प्रेमचंद के बड़े भाई जो है वो ये कहते थे कि इसी तरह अंग्रेजी पढ़ते रहोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और तुमको एक हर्फ ना आएगा। हर्फ मीन्स एक अक्षर, एक लेटर भी तुम नहीं समझ पाओगे। क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी लिख तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं। इसके लिए ये जो विद्या है इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती, खून जलाना पड़ता है, आंखें फोड़नी पड़ती हैं। इसलिए तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे देख करके सीखो। इतना पढ़ता हूँ फिर भी मैं एक ही कक्षा में 2-2 साल 3-3 साल तक पढ़ा रहता हूँ। इतने मेले तमाशे होते हैं, इतना खेल कूद होता है, लेकिन मैं कहीं भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो पढ़ाई है वो बहुत मुश्किल है। फिर वो अपने छोटे भाई को डांटते हुए कहते हैं कि भाई अगर तुम इसी तरह खेल कूद में समय बर्बाद करते रहे तो तुम पास हो गए भाई, तुम तो कभी जीवन भर पास नहीं हो पाओगे, एक ही कक्षा में सड़ते रहोगे। और वो यहाँ तक उसे कहते हैं कि भाई तुम अपने माता पिता का, हमारे माता पिता के पैसे, गाढ़ी कमाई के पैसे, बहुत मेहनत से कमाए गए पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम, उससे अच्छा है कि घर चले जाओ। ये सारी बातें सुन करके छोटा भाई आंसू बहाने लगता क्योंकि अब उसे रियलाइज हो रहा है कि यस, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है कि भाई मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा। इतना भयानक उनके सामने मतलब कहा जाए पढ़ाई की कठिनता का चित्र प्रस्तुत किया बड़े भाई साहब ने कि अब वो डर गए। अब वो डर के मारे थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए, निराशा में चले गए। लेकिन होता है ना कि हम हमेशा एक ही इमोशन में कभी नहीं रह पाते हैं। तो वैसी निराशा के बादल थोड़ी देर के बाद जब छटते तो तुरंत वो क्या करते थे छोटे भाई, टाइम टेबल बनाते और टाइम टेबल में वो पूरा समय पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई को देते। खेल कूद को तो पूरा उन्होंने निकाल दिया। लेकिन क्या होता था कि वेरी नेक्स्ट डे वो उस टाइम टेबल को कभी फॉलो ही नहीं कर पाए। अब उसके रीजन यहाँ पर उन्होंने कितना अच्छा दिया है कि भाई उन्हें मैदान की सुखद हरियाली और हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के धाव घात, वॉलीबॉल की तेजी फुर्ती, ये सब मुझे पुकारती थी और मैं खींचा हुआ, एक अज्ञात आकर्षण से खींचा हुआ वहां पर पहुंच गया। फिर ये कहते हैं कि राइटर ने इसको एक बहुत अच्छी फिलॉसफी के साथ जोड़ा है कि जिस प्रकार मनुष्य जानता है कि मौत और विपत्ति हमें मिलेगी ही, फिर भी हम मोह माया के बंधन में जकड़े रहते हैं, जीना नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार छोटे भाई को पता था कि भाई मैं ये खेल कूद करके जाऊंगा और मुझे फटकार और घुड़कियां मिलेगी, फिर भी वो उस खेल कूद को नहीं छोड़ पा रहे हैं और वो खेल कूद में ही बिजी रहते थे। इस तरह से जो पहला पार्ट है वो समाप्त होता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि छोटा भाई जो है वो खेल कूद को किसी भी कंडीशन में छोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत वो पढ़ रहा था। अब ऐसे करते करते पूरा 1 साल गुजर गया और सालाना इम्तिहान जो एनुअल एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया तो छोटा भाई जो है वो सरप्राइजिंगली फर्स्ट आया अपनी क्लास में और बड़े भाई फिर से फेल हो गए। अब छोटे भाई को ये लगा
कि भाई ये तो मुझे इतना डांट रहे थे, इतना ये कर रहे थे और अब ये खुद फेल हो गए हैं। अब मैं इनसे पूछूंगा भाई कि आपने खून जला के कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलने जाऊंगा। ठीक है। लेकिन उन्होंने जबान से नहीं कह पाई। ये होती है नैतिकता। ये उनको एक तमीज थी कि अपने बड़े भाई के सामने ऐसे जवाब नहीं देना है। वो मन लेकिन अपने बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने अपने रंग ढंग से साफ जाहिर कर दिया कि भाई अब मुझे तुम्हारे उतना डर नहीं है। ठीक है। ये सारी चीजें उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो भी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही थी, बड़े भाई ने जान लिया। यहाँ पर छोटा भाई अपने बड़े भाई की तारीफ करते हुए कह रहा है कि उनकी सहज बुद्धि बहुत तीव्र थी। उन्होंने एक बार भी अपने भाई को गलत नहीं कहा, अगर आप देखेंगे इस पाठ में। तो उन्होंने भांप लिया कि मेरे छोटे भाई को घमंड आ गया है। अब एक बड़े भाई का कर्तव्य है कि छोटे भाई में अगर कोई बुरी बात दिखती है तो उसे सुधारने का प्रयास करे। तो वो फिर से एक लेक्चर देना शुरू करते हैं। अब वो लेक्चर देते हैं क्या, घमंड पर, कि भाई घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा तो तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम्हारी क्या औकात है। फिर वो उदाहरण देते रावण का। रावण जो है वो चक्रवर्ती राजा था, तीनों लोगों का स्वामी था। फिर भी जब उसका अंत कैसे हुआ कि चुल्लू भर पानी देने वाला भी उसे नहीं मिला। क्यों ऐसा अंत हुआ? क्योंकि उसने घमंड किया था। दूसरा उदाहरण वो देते हैं शैतान का, कि शैतान जो है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था एक जमाने में, और उसे इस बात का बहुत घमंड था। तो भगवान ने उसके घमंड को तोड़ने के लिए उसे नर्क में ढकेल दिया, स्वर्ग से। तीसरा उदाहरण देते हैं एक राजा शाही रूम का। शाही रूम को बड़ा गुमान था अपनी वेल्थ, धन पर, अपनी संपत्ति पर। उस घमंड के कारण उसका नाश कैसे हुआ कि वो भीख मांग मांग कर मरा। तो राइटर ये सब बताने के पीछे ये कह रहे हैं कि भाई देखो, इम्तिहान पास करना यानी कि एग्जाम्स में आप पास होकर के फर्स्ट पोजीशन लाते हैं, दिस इज नॉट अ बिग डील। द बिग डील कि आपने जो कुछ पढ़ा है उससे आपने क्या सीखा, क्या आप अपने जीवन में उसे अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि कहीं पर भी आपसे नहीं कहा गया है कि घमंड करना अच्छी बात होती है। आगे वो ये भी कहते हैं कि मेरे फेल होने पर मत जाओ। अगर मेरे दर्जे में, मेरी कक्षा में आओगे, मेरे स्टैंडर्ड में आओगे, तब तुम्हें पता चलेगा पढ़ाई कितनी कठिन है। ओके। अब वो आगे क्या बताते हैं कि पढ़ाई की कठिनता, वो इतिहास, ज्योमेट्री, मैथ्स, इवन लैंग्वेज, ये सारे के सारे सब्जेक्ट का एक बहुत ही भयंकर चित्र खींचते हैं। अब वो ये बताते हैं कि भाई इतिहास में याद रखना बहुत मुश्किल है कि किस हेनरी के ज़माने में कौन सा कांड हुआ था। ओके। मैथ्स में अगर आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ए बी सी की जगह सी ए बी लिखा तो आपका बिल्कुल खराब हो गया। ओके। तो यहाँ पर वो शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग करते हैं और कहते हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे परीक्षक हैं, वो ये चाहते हैं कि जो पुस्तक में जैसा लिखा है हम वैसा ही लिख दें, एक एक शब्द। और जब वो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो वो क्या लिखते हैं, उनको तो इतनी भी तमीज नहीं है कि कैसे क्वेश्चन पेपर बनाने चाहिए। वो ये लिखते हैं कि भाई आप जो है निबंध लिखिए किस पर, समय की पाबंदी पर। ठीक है। और समय की पाबंदी पर निबंध आपको कैसे लिखें, जो 4 पन्नों से कम ना होना चाहिए, और वो भी संक्षेप में लिखो। तो ये तो भाई दोनों विरोधाभास बातें हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई ये तो समय का दुरुपयोग है, समय का सदुपयोग तो है ही नहीं। फिर आगे वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, शिक्षा वो होनी चाहिए कि जो रटी नहीं जाए। मतलब मगअप करके आप पढ़ रहे हैं, आप रट कर पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा नहीं। शिक्षा वो होती है जो आपको सोचने पर मजबूर करे कि जो आप पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, आप उसे कहाँ अप्लाई करने वाले हैं लाइफ में, वो कहाँ आपके काम आने वाली है। ये सारी चीजें हमें शिक्षा सिखाती है। शिक्षा हमें निर्णय लेना सिखाती है। शिक्षा हमें दुविधा में रहना नहीं सिखाती। तो ये सारी बातें वो इस लेक्चर में बताते हैं कि जो आज की परीक्षा है वो तो शिक्षा को रटंत बना दिया है, जैसा वो कह रहे हैं हमें वैसा ही करना चाहिए। यानी वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली छात्रों को टॉर्चर कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है। फिर वो ये भी कहते हैं कि भाई मैं लाख फेल हो गया हूं, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूं, और मुझे जीवन का, संसार का तुमसे कहीं अधिक ज्यादा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं जो कुछ भी तुम्हें समझा रहा हूं उस बात को गांठ बांध लो। गांठ बांध मतलब याद रख लो, जिंदगी में कभी इस बात को नहीं भूलना। और इस तरह से दूसरा पार्ट जो है वो समाप्त होता है। इन शॉर्ट हम कहें तो यहाँ पर अपने उपदेश के द्वारा वो छोटे भाई को घमंड न करने की सलाह दे रहे हैं। इससे हमें उनके एक चरित्र की विशेषता पता चलती है कि वो उपदेश देने की कला में निपुण थे। ही इज एक्सपर्ट टू गिव इन लेक्चर। ऐसा करते करते फिर से एक साल और समाप्त हो गया। अब फिर से एनुअल एग्जाम होते हैं, और ऐसा कोइंसिडेंट होता है कि भाई साहब फिर फेल हो गए और छोटा भाई पास हुआ, और पास ही नहीं, वो तो अपने दर्जे में अव्वल आया। अब राइटर यहाँ एडमिट करते हैं कि भाई
मैं अव्वल आया तो आया कैसे? क्योंकि भाई साहब ने तो इतनी मेहनत की कि उनका चेहरा मुरझा गया और उन्होंने कोर्स के एक-एक शब्द रट डाले, फिर टाइमिंग बताते हैं कि वो इतने से इतने बजे तक पढ़ रहे थे। तो राइटर यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि जब नतीजा सुनाया गया, जब रिजल्ट सुनाया गया तो भाई साहब रो पड़े और उनके साथ मैं भी रो दी। अब वो बताते हैं कि मेरे और भाई साहब के बीच सिर्फ एक दर्जे का अंतर है, एक स्टैंडर्ड का अंतर है। अब उनके मन में एक बुरी भावना, एक कुटिल भावना, एक बोले ना, कहा जाए ना, एक क्रिकेट थॉट आता है कि अगर ऐसा हो जाए कि भाई साहब एक साल और फेल हो जाए, फिर मैं और वो एक कक्षा में हो जाएंगे, तब तो वो मुझे नहीं डांट पाएंगे। ऐसा विचार जो है वो छोटे भाई के मन में आता है। और अगर हम देखें तो बड़ा भाई का भी जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, वो थोड़े से सॉफ्ट पड़ गए। अब वो हर बात में छोटे भाई को डांट नहीं रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई ये तो खेलते कूदते भी पास हो रहा है, तो थोड़ा सा जाने दो। ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि वो स्वच्छंद हो गया। छोटा भाई जो स्वच्छंद हो गया, मतलब वो खुल करके खेल रहा है, पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान दे रहा है। और वो कहीं ना कहीं बड़े भाई की सहिष्णुता का, जो टॉलरेंस, जो पावर है उनका, वो फायदा उठाने लगा। अब वो एक नया शौक पाल लेता है, और वो शौक क्या है? पतंगबाजी का, जिसको यहाँ पर लिखा गया है कनकौवे उड़ाने का। ठीक है। पतंगबाजी मीन्स लाइक काइट फ्लाइंग का उनको एक शौक हो जाता है। तो अब वो क्या करते थे, थोड़ा बहुत तो भाई साहब के डर से पढ़ते थे, वो भी बंद हो गया। लेकिन एक चीज उनमें है कि भाई साहब का लिहाज वो अभी भी करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, तो जो भी काम वो पतंगबाजी का करते थे ना, वो छुप कर जाते थे। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन शाम के समय भाई साहब जब बाजार से लौट रहे होते हैं, तब वो अपने छोटे भाई को पतंग लूटते हुए पकड़ लेते हैं। पतंग लूटना मतलब जब पतंग कट कर गिरती है तो बच्चे उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ऐसा ही सब बच्चों का झुंड छोटे भाई जो है वो उनके साथ पतंग को लूटने के लिए दौड़ रहे थे। भाई साहब ने रास्ते में ही उसका हाथ पकड़ा और उसे वहीं से डांटना शुरू करते हैं कि तुम अभी 8वीं जमात में हो, 8 स्टैंडर्ड में हो, और 8 स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद लोग मजिस्ट्रेट हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं, जज बन गए हैं, इवन बहुत से लोग तो एडिटर भी है, संपादक भी हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट में लोग जॉब कर रहे हैं। और तुम देखो यहाँ एक छोटी सी पतंग लूटने के लिए कैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ तुम यहाँ पर दौड़ रहे हो। तो मतलब कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम इतने ज़हीन हो, तुम इतने स्कॉलर हो, प्रतिभावान हो, उसके बाद तुम ऐसे कार्य कर रहे हो। ठीक है। अब वो शुरू करते हैं कि भाई मैं तुमसे सिर्फ महज एक दर्जा नीचे हूँ, तो तुम ये मत सोचो कि मुझे तुम्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मुझे जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। दुनिया का, जीवन का तुमसे अधिक मुझे एक्सपीरियंस है। बड़े भाई यहाँ पर किताबी ज्ञान और जीवन के ज्ञान का अंतर बताते हुए कहते हैं कि भाई समझ, यानी कि नॉलेज जो है वो किताब पढ़ने से नहीं आती, उस नॉलेज को जीवन में कैसे अप्लाई करना है, वेर इट वर्क, उससे आती है। फिर वो अपने माता पिता का उदाहरण देते हैं कि भाई देखो, हमारे माता पिता जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे पिताजी तो 6 स्टैंडर्ड तक पढ़े और माँ ने तो कभी स्कूल गई ही नहीं। फिर भी उन्हें जीवन का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, और हम चाहे आज एमए पढ़ लें, डीलिट पढ़ लें, पीएचडी कर लें, फिर भी वो हमें डांटेंगे, उनका अधिकार है, क्योंकि जीवन का तजुर्बा उन्हें हमसे ज़्यादा है। भले ही उन्हें ज्ञान नहीं है कि आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ओके, हेनरी ने कितनी शादियां की हैं, आज कौन सी क्या बोला जाए, शासन व्यवस्था है अमेरिका में, ये सब का ज्ञान उन्हें नहीं है। लेकिन जीवन में घर कैसे चलाना है और बाकी चीज़ों का ज्ञान उन्हें सबसे अधिक ज़्यादा है। राइटर एग्जाम्पल के थ्रू भी बताते हैं कि आज अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हें पता भी नहीं कि क्या करना चाहिए, लेकिन अगर पिताजी होंगे तो पिताजी को ये पता है कि पहले वो खुद इलाज करेंगे, नहीं कर पाए तो डॉक्टर को बुलाएंगे। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और देते हैं कि देखो, हमारे हेडमास्टर जो हैं, हमारे जो प्रिंसिपल हैं, वो 1,000 रुपये तनख्वाह पाते। उस जमाने में 1,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वो 1,000 रकम पाने के बाद ही महीने भर उनका खर्चा नहीं चलता था। वो लोगों के आगे पैसे पैसे को मोहताज हो जाते थे। दैट मीन्स कि उनको लोगों से पैसे मांगने पड़ते थे, कम पड़ जाते थे वो पैसे। लेकिन जब से उनकी बूढ़ी माँ आई हैं, उनकी मम्मी आई हैं उनके घर में, उनका घर का मैनेजमेंट जब से वो देखने लगी हैं, तब से तो उनके यहाँ जैसे लक्ष्मी जो है ना की बरसात होने लगी है, अर्थात कि उनके यहाँ पैसे बचने लगे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों को घर कैसे चलाना है, जीवन का अनुभव है, जो कि तुम्हें और मुझे नहीं है। तो भाईजान, अपने मन से ये गुरूर, ये घमंड निकाल दो कि तुम मेरे इक्वली आ गए हो कक्षा में, पढ़ाई में, लेकिन तुम स्वतंत्र नहीं हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अर्थात इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हें यहाँ पर
टेक केयर करने को हूँ, मैं तुम पर यहाँ पर कीपिंग आई ऑन यू हूँ कि भाई देखूंगा तुम सही क्या कर रहे हो, गलत क्या कर रहे हो। तो मेरे देखते तो तुम गलत रास्ते पर नहीं चल पाओगे, और अगर तुम मेरी बातों से नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें फिजिकली मारने का है, थप्पड़ दिखाते हुए कहते कि मैं तुम्हें मार कर भी सिखा सकता हूँ। अब राइटर यहाँ पर उनको ये फील हो रहा है कि मैं कितना छोटा हूँ सोच में, मेरे बड़े भाई की सोच कितनी ऊंची है कि वो मेरे भले के लिए मुझे डांट रहे हैं, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि देखो मैं बड़ा बड़ा होशियार हूँ और मैं बड़े भाई के पास आ गया हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई जो मुझे डांटते हैं वो मुझे डोमिनेट करने के लिए, मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए डांटते हैं। इस पूरे पाठ में छोटे भाई का सिर्फ एक ही डायलॉग है कि जब भाई साहब उनसे पूछते हैं कि भाई मेरी बातें, मैं जो तुम्हें डांट रहा हूँ ये तुम्हें जहर लग रही होंगी, तुम्हें पॉइजनस लग रही होंगी ना, तब छोटा भाई बोलता है कि नहीं, मुझे आपकी बातें जहर नहीं लग रही हैं, और जो कुछ भी आप मुझे कह रहे हैं ये कहने का आपको पूरा पूरा अधिकार है। जब छोटा भाई ऐसा कहता है तो बड़ा भाई इमोशनल होकर के उसे गले लगा लेता है और कहता है, अब वो अपने मन की बात उससे शेयर करता है कि मेरा भी मन होता है पतंग पतंग उड़ाने का, कनकौवे उड़ाने का, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन मैं ये क्यों नहीं करता। वो यहाँ पर एक लाइन कहते हैं कि अगर मैं खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं। इसका अर्थ ये है कि अगर मैं खुद गलत करूंगा तो ये मुझे अधिकार ही नहीं है तुम्हें ये कहने का कि तुम ये मत करो। जैसे कि अगर मैं खुद गुड़ खा रहा हूं और मैं दूसरे को ये कहूं तुम गुड़ ना खाओ, तो क्या वो बात उस पर असर करेगी। हमेशा याद रखिएगा, वर्ड्स हैव अ पावर। आप जैसा आपका चरित्र होगा आपकी बातों में वो रिफ्लेक्ट होता है, आपके कर्म आपकी बातों में, शब्दों में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें बुरे रास्ते पर जाने से रोकूं। तो सबसे पहली चीज तो मुझे खुद बुरे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। और इस पाठ का एंड कैसे होता है कि बड़ा भाई जो है वो पतंग जो है उसको पकड़ता है और हॉस्टल की तरफ बेतहासा दौड़ते हुए जा रहा है, और उसके पीछे पीछे उसका छोटा भाई भी जा रहा है। यहाँ पर एक चीज है कि उसके पीछे दौड़ने का मतलब अब बड़ा भाई को छोटा भाई सही माने में फॉलो कर रहा है। सिर्फ दौड़ना ही यहाँ पर वो बताने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर उसके पीछे दौड़ना का मतलब है कि अब वो सच में उसके रियलाइज हो रहा है कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे बुरी बातों में ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, और सही मायने में वो अपने बड़े भाई के कहे अनुसार चलने को वो तैयार है। थैंक यू। मैंने प्रयास किया कि थोड़े शब्दों में मैं आपको प्रेमचंद की जो ये कहानी है बड़े भाई साहब समझा पाऊँ। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आप अधिक जानना चाहें, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।